हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है, समानता। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो डियर, हम बता दें कि क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी की जितने भी चैप्टर है उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और डियर, ये कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोग जो है आपका 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और फिर आपका प्रैक्टिस भी जो है हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग के पास एनफ टाइम है तो हम लोग जो है एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ताकि सीटेट और जेटेट या किसी भी टीचर लेवल एग्ज़ाम के बाद जो है फाइनली जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे जो फाइनल एग्ज़ाम रहेगा, जैसे बीपीएससी का ट्राई 4 है, तो उसमें हम लोगों को ये बहुत मदद पड़ेगा अगर हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र में समानता, समानता मतलब क्या होता है, आपका इक्वालिटी होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें सब एक समान है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं ना वो एक समान होते हैं। जितने भी लोग मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें एक नेता की बात करें और एक गरीब आदमी की बात करें, तो ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऊंचे वर्ग या गरीब लोग या आपका अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक लोग या आपका धर्म के नाम पे बोले या जाति के नाम पे बोले या स्त्री के नाम पे बोले, हर कोई हम लोगों को क्या लगता है, हर लोग जो रहता है आपका संविधान के आगे जो है समान है। ठीक है ना, तो लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता जो है ख़त्म हो गई है, ये ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि ठीक है संविधान के आगे तो सबको एक समान है, तो क्या क्या समानता जो है हमें हर जगह देखने को मिलता है? तो नहीं, ये देखने को नहीं मिलता है। हमें हर जगह जो असमानता देखने को मिलता है। अगर हम अपने ही घर की बात करें तो यहाँ पे बेटे और बेटियों में फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक असमानता का जो है एक उदाहरण है। ठीक है ना, साथ में ही अगर हम ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, बहुसंख्यक लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो रहते हैं, जो आपका अल्पसंख्यक लोगों को दबा दी जाती है, तो ये भी एक असमानता हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो है सब व्यक्तियों की जो समानता के सिद्धांत को जो है मान्य किया गया है। ठीक है, तो समानता को स्थापित करने के लिए जो है संविधान में जो प्रावधान है उसमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे प्रथम क्या है कि कानून की दृष्टि से जो है हर व्यक्ति समान है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके बारे में आप अच्छी जानकारी रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 6 फंडामेंटल राइट है और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो इसे ही आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। तो जैसे कि अभी हम लोग देखिए कि हर कोई कोई जो है कानून की दृष्टि से समान है। इसका तात्पर्य क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो जो राष्ट्रपति के लिए जो संविधान नियम लागू होता है वही एक घर में काम करने वाली बाई के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते। तो देखिए, अब भेदभाव हम लोग किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान की बात करें या स्त्री या पुरुष, तो किसी भी तरीके से हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तीसरा हर व्यक्ति, और तीसरा ये चीज़ है ना कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, जो सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया होटल, हो गया दुकान, हो गया मंदिर, हो गया या बाज़ार हो गया, जैसे कि वहाँ पे हर कोई जा सकता है। आप कभी बाज़ार गए होंगे तो बाज़ार में आप देख सकते हैं वहाँ पे हर तरीके के लोग होते हैं। वो गरीब से गरीब लोग भी आके सब्जियाँ करते हैं। ठीक है, और अमीर से अमीर लोग भी वो आके उसी जगह पे सब्जियाँ खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समानता देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर हम कहीं ऐसे सड़क पे या नहाने के घाटों का उपयोग करते हैं, तो इसमें भी हम लोगों को क्या समानता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। ठीक है, तो जो संविधान में जो समानता है उसको 2 तरीके से लागू किया गया है। ठीक है, पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। तो किस तरीके से 2 तरीके से लागू किया है?
पहला तो भाई कानून बना दिया है, ठीक है ना, कि जितने लड़का और लड़के जितने भी मेल और फीमेल है उसका इक्वल राइट है। तो ये एक तो कानून है। दूसरा क्या करता है, सरकार क्या करेगा कि कोई भी योजना या कार्यक्रम बनाएगा और उसके तरीके से वो समाज की मदद करेगा, ठीक है, कि भाई हम हर जितना लड़का को जितने एक मतलब कि जेंट्स को मेल को जितने पेमेंट मिलते हैं उतना जो है फीमेल को भी पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये है, ठीक है। तो जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजना भी लागू की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो इसके साथ बहुत ही अभी तक जो है मतलब कि दुर्व्यवहार हुआ है, असमानता का व्यवहार देखने को मिला है, ठीक है ना, तो उनके साथ भी जो है कानून मतलब कि उनकी जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम या योजनाएं जो है लागू किए हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो जो रिजर्वेशन की जो बातें होता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग एसटी के लिए जो रिजर्वेशन कर देते हैं कि भाई ये सीट जो है ये लड़कियों एसटी के लिए रिजर्व है, यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता है जॉब। तो ये क्यों है, ये इसी असमानता को जो है दूर करने के लिए किया गया है, ताकि हर एक को जो है आपका मतलब कि वो बढ़ चढ़ के एक हिस्सा ले पाए, ठीक है ना। तो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्य भोजन की व्यवस्था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो सरकार जो है एक आपका स्कीम है जैसे कि मिड डे मील, जिसको हम लोग मध्य भोजन कहते हैं। तो इसके तहत क्या होता है कि सरकारी स्कूल में जो है दोपहर का भोजन दिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के लिए अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था। तो जैसे कि याद रखिएगा कब किया गया था, 2001 में उच्चतम न्यायालय जो है ये आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर हर एक जगह पे अपने स्कूल में जो है ये चीज़ को लागू किया जाए। तो इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुआ। सकारात्मक प्रभाव कैसे हुआ, तो देखते हैं कि दोपहर के को भोजन मिलने के कारण जितने भी गरीब बच्चे हैं ना वो स्कूल में आ रहे हैं, ठीक है। और शिक्षक बताते हैं कि पहले जिस समय मान लीजिए अभी तो बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल में आ रहे हैं, पहला तो ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे गरीब बच्चे जो इससे पहले स्कूल नहीं आते थे अब खाने के लिए जो है वो स्कूल में आने लगे हैं, ठीक है। तो पहला तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरा क्या देखने को मिलता है, ऐसे बच्चे जो स्कूल में आते थे, ठीक है, मान लीजिए स्कूल आ भी जाते थे और जब वो खाने के लिए घर जाते थे ना फिर उसके बाद वो स्कूल नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है उन्हें खाने के लिए घर नहीं जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है वो पूरी तरीके से स्कूल में ही अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता और इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिलता है। कैसे, क्योंकि दोपहर के समय जो है यहाँ पे हर तरीके के लोग जो है एक साथ मिलकर यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। सभी जातियों के बच्चे जो है साथ साथ जो है भोजन करते हैं। और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए जो भोजन जो है कोई महिलाएं पकाती है, तो किन महिलाओं को रखा गया है, दलित महिलाओं को यहाँ पे भोजन पकाने के लिए रखा गया है। तो भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इसी कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पे ऐसे बच्चे जिसे खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, तो वो लोग भी जो है उन्हें खाना मिल जाता है और वो पहले खाली पेट के कारण जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। तो अब उन्हें भोजन के कारण जो है अब वो पढ़ाई में जो है ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। देखिए यद्यपि शास्त्रीय, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिविक्स वाला पोर्शन है ना, कहीं कहीं जो है हमें थोड़ा सा याद करने का हो सकता है, बट अधिकतर जो है हमें अंडरस्टैंडिंग का है। बस हमें एक बार देखना है कि भाई इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो देखिए यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्य भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वो स्कूल जहां अमीरों के स्कूल बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में से ये बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल है जिन्हें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार
किया जाता है और इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों को में ढकेला जाता है जहाँ उन्हें उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। और ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो जैसे कि हमें देखने को मिला कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी असमानता हम लोग को देखने को मिलता ही है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे जो है ना वो ऐसे स्कूल में नहीं जा पाते जहाँ अमीरों के भी स्कूल जाते हैं। हम देखते भी होंगे कि अमीरों की स्कूल अलग होती है, हम गरीबों की स्कूल अलग होती है, जो बीच वाले होते हैं उनके स्कूल अलग होते हैं। तो आज भी जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जैसे उनके साथ असमानता और भेदभाव देखने को मिला था, तो अभी भी जो है ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। इसका मात्र एक कारण है क्योंकि हम इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। जो कानून बना है उसको जो है हम समझने से इनकार करते हैं, ठीक है ना। तो इसका बस एक ही रीज़न है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आया है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर वो जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टि को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति समाजजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातीय समाज में समानता स्थापित करने एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और भी अधिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ के हम लोगों को देखने को मिला कि इसका मुख्य कारण तो यही है कि परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। हम जो है ये जानते हैं कि भेदभाव जो करना जो है कानून के नज़र में गलत है, फिर भी हम भेदभाव करते हैं। तो कभी हम धर्म के नाम पे करते हैं, कभी आर्थिक स्थिति के अमीर गरीब के नाम पे करते हैं, कभी महिलाओं के नाम पे करते हैं। तो हर एक तरीके से जो है यहाँ पे असमानता देखने को मिलता है और ये तब तक रहेगा जब तक हम ये नहीं मान लेते हैं कि भाई हर व्यक्ति जो है वो समाजजनक है और उनके साथ जो है समान व्यवहार हम लोगों को करना चाहिए। तो ये हम अपने आप में जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये चीज़ हमें नहीं होगा। तो प्रजातीय समाज में असमानता स्थापित करने का एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। देखिए देखिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नग्न है आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए। जैसे कि बी आर अम्बेडकर के साथ आप जान सकते होंगे कि बी आर अम्बेडकर एक दलित फैमिली से थे जिनके साथ बहुत ही मतलब कि छुआछूत हुआ था और छुआछूत की मतलब कि बचपन से लेकर इन्होंने काफ़ी मतलब ये जो मतलब असमानता है ये झेले थे। जैसे कि छोटे थे तो इसे ज़मीन पे बैठाया जाता था, दूसरों के साथ खाने के लिए नहीं दिया जाता था। इतना ही नहीं कि जो और बच्चे जो है पानी पीते थे ना, वो पानी भी इन्हें जो है पीने को नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इतनी सारी असमानता इन्हें जो है अपनी ज़िंदगी में देखने को मिली। तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख के गए हैं जैसे कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति जो है बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा, ठीक है। तो किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो बस ये बी आर अम्बेडकर का कुछ स्टेटमेंट था जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस हम एक बार इसको डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, ठीक है। अन्य लोकतंत्रों में तो शायद जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय लोकतंत्र में, तो यहाँ पे असमानता हम लोग का अस्तित्व है। तो और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है, मतलब अभी भी हम लोग समानता के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। तो सच तो ये है कि ये सिर्फ मतलब कि संसार के अधिकांश लोकतंत्र देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में ही हो रहा है, और जगह भी हमें जो ये असमानता देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहाँ पे जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं ना, उनके के साथ जो है मतलब असमानता हमें बहुत
देखने को मिलती है, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से ले आके आए थे इन लोगों को। तो आज वो आज भी अपने जीवन को जो है मुख्य रूप से जो है वहाँ पे असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन भी हुआ था। वो कब हुआ था? 1950 में। तो जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, मतलब जो अफ्रीका से आके अमेरिका में बसे हुए थे, तो उन्हें समानता दिखाने के लिए, उनके सम्मान के लिए जो है समान अधिकार के लिए एक आंदोलन भी हुआ था। और इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का जो व्यवहार जो है होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। ठीक है, जैसे कि अगर एक हम लोग उदाहरण लेते हैं तो यात्रा करते समय जो है उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और कोई भी गोरा आदमी जब चाहे तो उसे अपने सीट से उतार देता था। ठीक है, मतलब उस अपने सीट से जो है, मतलब कि कोई गोरा आदमी अगर चाहेगा तो वो अफ्रीकी अमेरिकन को जो है उसके सीट से उठना पड़ता था। तो रोजा पार्क्स जो है 1913-2005 में एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो 1 दिसंबर 1955 को वो दिन भर का काम करके जो है थक जाने के बाद बस पे जाके अपने सीट पर बैठ गई। तो एक गोरे व्यक्ति को जो है वो अपना सीट देने से मना कर दिया था। तो उस दिन उनके इनकार से क्या हुआ, अफ्रीकी अमेरिकन के साथ एक असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जो नागरिक अधिकार आंदोलन। देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन जिसको हम लोग सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल राइट्स मूवमेंट, मतलब नागरिक का अधिकार आंदोलन, जो कि 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्र मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे। क्या कहा? कि अब अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए हर स्कूल के दरवाजे जो है खोले जाएंगे। इतना होने के बावजूद क्या हुआ कि जितनी मतलब अधिकांश जो अफ्रीकी अमेरिकन जो बच्चे जो गरीब थे वो मतलब कि सरकारी स्कूल में जाते थे और ऐसे सरकारी परिवेश लेने के लिए ही सामर्थ्य रखते थे जहाँ बहुत ही कम सुविधा होती थी और जहाँ कम योग्यता वाले शिक्षक होते थे। लेकिन जो गोरे लोग होते थे ना, वो उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ के सरकारी स्कूल का स्तर जो रहता है निजी स्कूल जैसा ही, विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते थे और उन क्षेत्र में रहते थे जहाँ सरकारी स्कूल जो रहता है वो निजी क्षेत्र ही जैसा ऊंचा रहता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जैसे कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी थी, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, नागरिक अधिकार अधिनियम, जो कि 1964 में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? तो लोकतंत्र को चुनौती। यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो लास्ट आपका टॉपिक है ये आपका है लोकतंत्र को चुनौती। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आखिर है क्या इसमें। तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसा समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं, और इसके केंद्र में वो संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमेशा हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके सम्मान को ऊंचा रखने के लिए भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है इसमें। तो डियर यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक, ये चैप्टर को पूरा डिस्कस किए तो रिज़ल्ट तो यही निकला कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी उतना याद करने की चीज़ें हैं नहीं। ठीक है ना, और एक बार ये चैप्टर को बस समझने की है कि भाई समानता और असमानता होती क्या है और हमें ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, किस तरीके से हमें यहाँ पे से मतलब कि इन चीज़ों को जो है ये कर सकते हैं, मतलब कि हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।